मॉर्निंग क्लास। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बुक के अंदर डाल्टन के बारे में दिया हुआ है तो एक बार वो पढ़ लेंगे। जॉन डाल्टन जो हुए थे वो 1766 में उनका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, इंग्लैंड में थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर दी थी, जीविका मतलब एक तरीके से कमाना शुरू कर दिया था। और 7 साल बाद वो अपने इसी टीचिंग से प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंच गए थे। वो एक बहुत बहुत महान केमिस्ट थी। केमिस्ट को मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े रसायन शास्त्र पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने भौतिकी का भी, गणित का भी, इन तीनों का अध्ययन किया था। और उन्होंने ज़्यादातर अपना कार्य जो है वो शिक्षण और रिसर्च में ही किया था, मतलब अपना टीचिंग में किया था या रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करने में किया था। और 1808 में उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले तो ये कहती है कि पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो कई बार पहले भी आ चुकी थी। तो सबसे पहली जो है इसका सभी जो द्रव्य का मतलब यहाँ पर पदार्थ है बेटा, कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, मतलब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो अविभाज्य माना गया था उस वक्त, वो परमाणु माना गया था। दूसरा जो है उसने ये बताया कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, उनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत छोटे कण होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम इसका सृजन कर सकते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। बेटा ये देखो, ये अगर आपको बात समझ में आए तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप ना तो मास को बना सकते हो, ना आप मास को ख़त्म कर सकते हो। ये एक नियम पहले भी बन चुका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कौन सा पोस्टुलेट बताता है, तो वो पोस्टुलेट नंबर 2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण नियम को बता रहा है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि एटम को ना हम बना सकते हैं, ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरे पोस्टुलेट पे, जो उसने पोस्टुलेट में कहा था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान या रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब कहने का क्या है कि मान लो आपको दिया गया है कार्बन तत्व, तो सिर्फ कार्बन में जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, कार्बन तत्व होता तो उसमें सारे के सारे एटम्स कौन होंगे? कार्बन होंगे। तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैच होगी। ठीक है ना? ये बात उसने बोली। उसने बोला कि अगर हम कोई दूसरा तत्व लेते हैं, हाइड्रोजन, तो उसका अगला पोस्टुलेट कहता है, वो सुनिए क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर हम अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म स्टडी करेंगे तो वो अलग अलग मिलेंगे। भाई ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपने कार्बन का लिया फॉर एग्जाम्पल, और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो कार्बन का एटम कौन होगा? कार्बन का ही होगा। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन का ही होगा। इसमें मास कितना है? 12। इसमें कितना है? 1। और इसमें कितना है? 16। इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है? 6। इसका है 1 और इसका कितना है? 8। तो इसकी तो चीज़ें अलग अलग होंगी ना, इलेक्ट्रॉन भी अलग है, प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है। तो ऑफकोर्स जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो गुणधर्म होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो ये जो चौथा पोस्टुलेट था, जो उसने बताया था कि अलग अलग तत्वों का अलग अलग ही परमाणु होगा, जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पोस्टुलेट पे, जो ये कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जो है इसने क्या बताया है? एक तरीके से ये बोल रहा है कि मान लो एक कार्बन का जो है परमाणु मिला, एक ऑक्सीजन का मिला, या 2 मिल गए, तो इसने क्या बोला है? ये पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो इन्होंने यौगिक बना लिया। यौगिक का नाम क्या हो गया? CO2। ऐसे ही यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? H2O। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं, भिन्न और समान परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे H2O2 ये समान परमाणु वाले बने हैं। तो परमाणु जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद में ये बोल रहा है सिक्स्थ पोस्टुलेट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये आपका पोस्टुलेट फिर से आ गया, कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या कह रहा है? स्थिर अनुपात नियम। स्थिर अनुपात क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार
निश्चित होते हैं। एक तरीके से वो क्या कह रहा है कि अगर कोई यौगिक हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CO2, तो उसमें निश्चित है कि एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ऑफकोर्स उनका जो अनुपात होगा मास रेशो वो हमेशा क्या होगा, 12:16 दूनी 32, 3:8, ये अनुपात होगा कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है ना। तो ये उसने 6 पोस्टुलेट से बताया। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो दूसरा नंबर पोस्टुलेट था वो ये बता रहा था पहला नियम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, और जो 6th पोस्टुलेट है उसने बताया है सेकंड नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। ठीक है, तो इतना आपको पता चल चुका है। अब इसमें क्वेश्चन आ गए, हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पहले ही कर लिया था, हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के में संयोग कर जल निर्मित करते हैं, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम कर भी चुके हैं। देखो पानी जो होता है उसमें अनुपात क्या होता है, 2:16:A1:8 ये आता है। वैसे उसने दे भी रखा है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये बोला है वाटर जो है इस अनुपात में रहता है, हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगी। तो वो ये बोल रहा है अगर हाइड्रोजन 3 होगा तो, अरे 1 की कितने से गुना करी इसने, 3 से, तो ऑक्सीजन की कितने से गुना हो जाएगी, 3 से, कितना आ गया 24 ग्राम। तो आपने क्या लिखना है कि अनुपात हमेशा बराबर होने के कारण अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम। बेटा आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, मैं आपको जो रिटर्न मटेरियल भेजूँ उसी से आपने लिखना है। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, ये तो आपने बताया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम कौन सा पोस्टुलेट बता रहा था, पोस्टुलेट नंबर 2, जिसने ये बोला था कि परमाणु को ना ही सृजन कर सकते हैं ना ही विनाश। उसके बाद हम आते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित मतलब पोस्टुलेट, अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो इसका था कौन सा आंसर, 6। ठीक है ना, इसका 2 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 24 आ गया, और ऊपर वाला हमने कर ही लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें फॉलो हो रहा है। तो ये हो गए हमारी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।